पिछले पीवी लॉग में मैंने अर्थ, सन और एलिप्टिकल ऑर्बिट के बीच रिलेशन बताया था कि किस तरह से सूरज के मूवमेंट वाले बिहेवियर के कारण सन का अर्थ पर और उसके कारण अर्थ का सैटेलाइट पर क्या इम्पैक्ट होता है। हमारे सैटेलाइट्स कितने तरह के आज के ज़माने में इस्तेमाल होते हैं और क्यों उन्हें अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं रखा जाता। और इन सैटेलाइट्स की लोकेशन को जानने से पहले आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि हमारी पृथ्वी स्पेस से जो है वो कैसे दिखाई देती है। इस सवाल के जवाब का पूरा विवरण आज आपके सामने इस पीवी लॉग में पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रंगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज मैं आपके सामने हमारी पृथ्वी सैटेलाइट के कैमरे से या फिर स्पेस की दृष्टि से कैसा दिखाई देता है। आज मैं इस चीज़ को विस्तार से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैंने अब तक जितनी भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल नॉलेज को जिस स्टाइल से मैंने पढ़ा है वो सारी बातों को इस चैनल के ज़रिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पिछले पीवी लॉग में सैटेलाइट्स, उसके इस्तेमाल, उन्हें कैसे बनाया जाता है, उसका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कैसा होता है, इसको कैसे हमारे साइंटिस्ट ने पूरी तरह से R&D करके न्यूटोनियन फिजिक्स निजात की और क्यों हमारे अर्थ और हमारे सैटेलाइट्स सूरज के घूमने वाले बिहेवियर के कारण वो दोनों हमारी दृष्टिकोण से एलिप्टिकल ऑर्बिट बनते हैं। इसके बारे में मैंने पूरा विवरण आपके सामने पेश कर चुका हूँ, जिस आप इस समय ग्लोइंग आई बटन में हिट करके आप उन पीवी लॉग्स को देख सकते हैं। अगर आप उन पीवी लॉग्स को देख लेंगे तो आपको इस पीवी लॉग को थोड़ा समझने में आपकी मदद मिलेगी। हम सैटेलाइट्स को हमेशा पढ़ते हैं जीके बुक्स में कि वो हमेशा आसमान में ही तैरता रहता है, उड़ता रहता है, तो हमें अपनी आंखों से क्यों नहीं दिखाई देता। अब आप बोलेंगे कि चांद भी तो एक सैटेलाइट होता है, वो भी तो हमें दिखाई देता है। रात को कुछ और सैटेलाइट्स भी दिखाई देते हैं जो केवल साइंस वाले ही समझ सकते हैं, लेकिन वो आम इंसान जो है वो बता नहीं पाता कि वो साइंस है या जेट एयरक्राफ्ट है या कोई इत्तेफाक। तो ये अर्थ के सैटेलाइट्स ऊपर स्पेस में तैरते रहते, हमारी निगरानी करते और आने वाले हर खतरों की पूरी इंफॉर्मेशन से हमको अवगत करवाते हैं। ये सैटेलाइट्स की लोकेशन, ऑर्बिट को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी पृथ्वी स्पेस की दृष्टि से कैसी दिखाई देती है, कैसे हम अपनी आंखों के सामने दिन और रात और समय का पता लगाया जाता है और ये जानकारी हमारी रोज़मर्रा से कैसे जुड़ी हुई है। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको स्पेस के पर्सपेक्टिव में अर्थ का दृष्टि कहा है, उसकी फिजिकल ज्योग्राफी व्यू नहीं कहा। उसके बारे में मैं आने वाले पीवी लॉग्स में मैं फिर से इस चीज़ को बताऊंगा, जिसके अंदर वो सारी बातें रहेंगी कि पृथ्वी अंदर से कैसे दिखाई देता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको पृथ्वी के ऊपर से हमें कैसे दिखाई देता है इसका पूरा विवरण बताना चाहता हूँ। तो चलिए पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अर्थ यानी पृथ्वी क्या होता है। पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने वाला चौथा प्लैनेट कहलाता है। ये प्लैनेट सोलर सिस्टम में पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट कहलाता है। और इनर प्लैनेट, जिसके अंदर 4 प्लैनेट्स आते हैं जो सन के करीब होते हैं, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उन चारों में से अर्थ सबसे बड़ा इनर प्लैनेट कहलाता है। सारे प्लैनेट्स में से पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर जिंदगियां बसती है, जिसमें जीवन होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट पे ऑक्सीजन मौजूद है, जिसमें हमारी तरह बाकी के जीव जंतु और पेड़ पौधे और पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु भी सर्वाइव करते हैं। हमारे प्लैनेट को कभी कभार वाटर प्लैनेट भी या फिर नीला प्लैनेट भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारी तादाद में पानी की मौजूदगी के कारण कहलाता है। तो चलिए मैं इस पीवी लॉग को स्पेस मोड से दिखाता हूँ। जैसा मैंने पिछले पीवी लॉग्स में डिस्कस किया था कि पृथ्वी का सूरज के मूवमेंट के कारण 23.5 डिग्री एंगल झुककर प्लैनेट ऑर्बिट में शक्तिमान के जैसे स्पाइरलॉइड ऑर्बिट बनाता है, लेकिन बुक्स की आंखों के से देखेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट पाथ जैसे बनता हुआ दिखता है, जिसे मैंने कहा था, जिसे आप अपने आई बटन में जाकर आप इन वीडियोस को आप जो है वो देख सकते हैं। ये अभी आप सब इस ब्लैक स्क्रीन को देख रहे हैं। मान के चलिए कि आप एक तरह से ब्रह्मांड, आकाशगंगा को आप जो है वो देख रहे हैं। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो आप एक तरह से आप स्पेस और यूनिवर्स को देख रहे हैं। मान के चलिए कि आप अभी सैटेलाइट में बैठे हुए हैं और उस सैटेलाइट को खिड़की से या उस पर लगे कैमरे से आप स्पेस को देख रहे हैं। ये जो आप अपनी वेबसाइट मीडिया प्लेयर में ये जो प्लैनेट देख रहे हैं, ये अर्थ का सैटेलाइट व्यू से देख रहे हैं। यानी आप खुद को आप अभी सैटेलाइट मानकर चल रहे हैं, सैटेलाइट कैमरा मान के चल रहे हैं और आप अपने वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में आप इस प्लैनेट को देख रहे हैं। हमारा अर्थ एक्चुअल में ऊपर से ऐसा दिखता है और ये जो आप अर्थ देख रहे हैं ये मेरा बनाया हुआ अर्थ है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट ये ऐसा ही दिखाई देता है। असल में ये अर्थ सॉलिड स्फीयर को काट के हमारे पास जो है मैंने इस अर्थ का निर्माण किया है।
तो आइए इस पृथ्वी को बीचों बीच से काटते हैं, थोड़ी देर के लिए इन तारे सितारों को गायब कर देते हैं। मान के चलिए कि आपने जो है वो एक प्लेनर सॉ लिया है, ये वाइट कलर का जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये प्लेनर सॉ आपने जो है वो लिया है। लेकिन अगर इसको साइड की दृष्टि से अगर जैसे मान ली देखेंगे तो ये प्लेन आपको जो है वो लाइन सेगमेंट जैसा दिखेगा, जिसमें आप जो है वो आप इसके हैंडल, आप इसके बार और आप इसके टीथ को जो है वो एक लाइन की तरह जो है वो दिखेंगे। अब इस प्लेनर सॉ को एक काम कीजिए, ऊपर से गिरा दीजिए, तो जो 50-50% जो हिस्सा कटेगा, एक 50% का हिस्सा आप अपने पास रखिए और दूसरे 50% हिस्सा को आप जो है वो आप अपने वेबसाइट मीडिया प्लेयर के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फिर उसके ऊपर आप तारे सितारे लगा दीजिए जैसा स्पेस में होता है। फिलहाल के लिए तारे सितारे गायब कर देते हैं और अभी एक ऐसा इस तरह के अर्थ को जो है वो मान के चलते हैं। इस गोले को थोड़ा सा बड़ा कर देता है। अब इसमें मैं दो बातें करूँगा। पहला, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से यानी कि नॉर्थ पोल से एक कॉर्ड में देखता हूँ 23.5 डिग्री पर। अब यहाँ से अगर जैसे मान लो नॉर्थ पोल से 23.5 डिग्री नीचे झुकें, जो कि मतलब मेरे पास एक नॉर्थ हेमिस्फीयर पर जो है वो एक कॉर्ड कहलाता है, जिसे मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और उसी तरह साउथ पोल से 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर से अगर जैसे मान लो एक ग्रीन कलर की मैं कॉर्ड मान के चलता हूँ, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर इन दोनों के अलग अलग छोर को एक लाइन से जोड़े तो ये जो ब्लू कलर का ए और ए डैश को जो जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट जो कहला रहा है, इसको हम प्लैनेट ऑर्बिट कहेंगे। प्लैनेट ऑर्बिट बोले तो अगर मान लीजिए सूरज की प्लेसमेंट को अगर जैसे मान लीजिए ऊपर है, तो वही जो उसका प्लैनेट ऑर्बिट है ये ए डैश लाइन सेगमेंट से जो है वो गुजर के निकलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो है वो प्लैनेट ऑर्बिट और सूरज को भूल जाइए, अभी इस अर्थ ऑर्बिट को ध्यान में रखते हैं। अब हमें पता है कि इसके कारण ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए अर्थ के अंदर ही सेंट्रली एक बहुत बड़ा मैग्नेट होता है, जिसमें हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो है वो देखा जाता है। और उसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से गुजरने वाली जो लाइन कहलाती है, जिसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं रोटेशन एक्सिस। यानी कि इसी के अराउंड जो है वो अपने ही एक्सिस पर जो है वो रोटेट करता रहता है, शक्तिमान की तरह। इसी रोटेशन एक्सिस को हम जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन भी जो है वो कहा जाता है ज्योग्राफी टर्म्स की दृष्टि से। अब इस लाइन से, इस इन्फिनिटी लाइन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली? हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट पता चला जिसको हम बोलते हैं जी। इस जी पॉइंट को मैं जो है वो अर्थ सेंटर के तौर पर जो है वो बोलता हूँ, जिसे मैंने पिछले पीवी लॉग पर एलिप्टिकल ऑर्बिट बताने के लिए अर्थ सेंटर का जी पॉइंट मैंने डिक्लेयर किया था। मैं उसी जी पॉइंट को यहाँ पर रख रहा हूँ। अब यहाँ से और इन्फॉर्मेशन हमें पता लगेगी। अब यहाँ से जी डी को एल्टीट्यूड मानते हुए एंगल डी जी एन, जो कि मतलब 23.5 डिग्री हमारे पास जो है वो बना रहा है, ये 23.5 डिग्री सूरज के कारण एक्चुअल अर्थ की टिल्टिंग कहलाती है। और ये जो जी डी एल्टीट्यूड है, ये असल में जो है वो अर्थ का फिजिकल रेडियस कहलाता है 6400 किलोमीटर के अराउंड। और अगर इसी 23.5 टिल्टिंग एंगल को अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सब्ट्रैक्ट करूं, यानी कि 90 डिग्री से माइनस करूं, तो हमें इस अर्थ ऑर्बिट से 66.5 डिग्री एंगल उठा हुआ दिखेगा। अब यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन पता चली। पहला तो रोटेशन हमें पता चला, दूसरा हमारे पास एक मिसिंग है जिसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, जो कि 1 ईयर यानी कि 365 डेज का सन का रेवोल्यूशन पता चलता है। शक्तिमान और स्पाइरल ऑर्बिट, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, 24 घंटे का रोटेशन करना, दिनों रात का पता लगाना। चलिए इसी चीज़ को मैं जो है वो आपके सामने पता लगाता हूँ। अब ये ऑर्बिट्स और ये सारे जो मतलब रंग बिरंगी टर्म्स को मैं हटा देता हूँ और कुछ टर्म्स को जो है वो यहाँ पर रखता हूँ। थोड़ा सा रोटेशन एक्सिस को मैं जो है वो थोड़ा सा घुमा देता हूँ जस्ट समझने के लिए, और इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को छोटा करके आपके सामने रखता हूँ। अब यहाँ से इसके पैरेलल में जो आपके सामने ये जो ब्लैक कलर की जो बीचों बीच लाइन दिख रही है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, इसे हम बोलते हैं बिगेस्ट डायमीटर या फिर बिगेस्ट लैटिट्यूड, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनरल नॉलेज में या फिर 8th क्लास में आप इसे इक्वेटर से प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए मेरा सूरज जो है राइट हैंड साइड पर है, जैसे अभी आप इसकी सनलाइट जो है आप देख सकते हैं, ये जो पीला कलर का जो आपको दिख रहा है। अब यहाँ से जो हमारा ये जो पूरा का पूरा एक सॉलिड स्फीयर जो दिख रहा है, अर्थ को मैंने जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ये जो है वो 2 हेमिस्फीयर्स में जो है वो बढ़ जाएगा।
एक है मतलब स्काई ब्लू कलर, और दूसरा जो है वो डार्क ब्लू कलर जैसा जो है आपको दिख रहा है। स्काई ब्लू कलर को मैं जो है वो डे लिखता हूँ, और जो डार्क ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा, मैं उसको जो है वो नाइट से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ से मैं जो है वो एक तरह से दिन और रात को बताने वाला हूँ कि किस ट्रॉपिक लाइन में कैसा दिन होता है, कैसी रातें होती है। नॉर्थ पोल के पास से जो रेड लाइन आपके सामने जो दिख रही है, यहाँ पर ऐसा होता है कि सूरज की अगर मान लो निकला हुआ है, वहाँ पर जो है वो सूरज कभी डूबता नहीं है। भले ठंडी होती है वहाँ पर, लेकिन सूरज जो है वो वहाँ पर डूबता कभी नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अगर देखा जाए तो दिन बड़े होते हैं और रातें जो होती हैं वहाँ पर छोटे होती हैं। इक्वेटर पर अगर देखा जाए तो 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रातें होती हैं, और इक्वेटर पर ही सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन रहता है। जैसे आप ब्राज़ील में अमेज़न जंगल्स को देख लीजिए, वहाँ पर जो है वो सबसे बढ़िया इकोसिस्टम वहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर अगर मान लो जाते जाओगे, तो वहाँ पर जो है वो दिन छोटे होते जाएंगे और रातें जो है वो बड़ी होती जाएगी। फिर अगर साउथ पोल पे के थोड़ा सा एंगल अगर उठ के अगर देखें, तो वहाँ पर जो है वो सूरज कभी जो है वो उगता नहीं है, सिर्फ रात ही रहती है वहाँ पर। तो इस तरह से अगर जैसे मान लीजिए ज्योग्राफिक मेरिडियन को अगर मैं मान लो उसके अराउंड रोटेट करवा के देखें, तो किस तरह से हर एक लोकेशन में अर्थ की दिन और रात का जो है हमको पता चलता है। अब यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि 365 डेज जो है वो कैसा होता है। ये सारी की सारी ज्योग्राफिक और फिजिकल क्वांटिटीज़ प्लस क्लासिकल न्यूटोनियन फिजिक्स प्लस सूरज का एज अ सेंटर और सारे प्लैनेट्स का मूवमेंट, इन सारी बातों को इन पांचों ज्योग्राफी के महान साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर ने पूरे दुनिया के सामने रख दिया। और इसके साथ साथ स्पेस के कंपैटिबल फिजिकल क्वांटिटीज़ भी जनरेट हुई, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले पीवी लॉग में बता चुका हूँ। अब इन महान खोजकर्ताओं के कारण हमें ये क्वांटिटीज़ जो है वो पता चली, लेकिन क्या ये स्टैटिक फिजिकल क्वांटिटीज से ही हमारा जो है वो अर्थ का पूरा डिस्क्रिप्शन पता चलेगा क्या? नहीं, हमें इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारी डायनेमिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें एक स्टैटिक जीके के तौर पर जो है वो इस्तेमाल की जाती है और उसे ध्यान रखना पड़ता है। और ये इन्फॉर्मेशन हमारी डेली बेसिस के तौर पर ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो उन सारे डायनेमिक फिगर्स को पता करने के लिए वर्न सोमी ने, जो कि सैटेलाइट्स के फादर कहलाते, इन साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स का आविष्कार किया और इन्होंने सैटेलाइट्स का आइडिया दिया। और इस आइडिया के कारण जितने भी आप आज के ज़माने में अपने सामने जितने भी दुनिया के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, उसमें से हमारे इंडिया का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो भी शामिल है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले अमेरिका के नासा और रशिया का रोकॉस्मोस स्पेस एजेंसी ने 1957 में कई सारे सैटेलाइट्स को ऊपर लगा दिया, जिसके कारण अर्थ और अर्थ से रिलेटेड सभी डायनेमिक क्वांटिटीज़ जो चाहिए थी वो हमें मिल गई, और उसे जो है वो दुनिया के सामने वो रख दिया, सार्वजनिक कर दिया। अब इन सैटेलाइट्स के कारण आज के ज़माने में जितने भी जनरल नॉलेज की बुक्स आप देखते हैं, उसमें ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको जो है वो अर्थ की मिल जाएगी, जिसको आप अभी पॉज करके इसे देख सकते हैं, या फिर पिछले बार की तरह मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे आप डाउनलोड करके अपने व्यूइंग डिवाइसेस में आप जो है वो इसे देख सकते हैं। हमारी पृथ्वी कई सारी खूबसूरत चीज़ों से मिलकर बना है। थोड़ी देर के लिए अगर हम इकोसिस्टम, ह्यूमंस और जीव जंतु और एटमॉस्फेयर को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाए और उसको याद ना करें, तो कुदरत ने बहुत सारे जोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स और टर्म्स दिए हैं, जिसे आप अभी ये रंग बिरंगे जोग्राफिकल क्वांटिटीज़ को आप देख रहे हैं। इन्हीं रंग बिरंगी चीज़ों से मिलकर हमारा अर्थ बना है। ये जो रंग बिरंगी जोग्राफिकल टर्म्स जो देख रहे हैं, इसे आप अपने वाकई में ये जीके बुक्स में आप जो है वो देखते हैं। बट अभी तो हम ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम ये बात कह रहे हैं कि सैटेलाइट व्यू से अर्थ जो है वो कैसा दिखाई देता है। तो उस चीज़ों को बताने के लिए हमें केवल 3 टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऊपर से जैसे दिखाई देता है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। अब ये प्लेट्यूज भी इन ज्योग्राफिकल टर्म्स में, इन रियलिटी में थोड़ा सा ज़मीन से उठा हुआ जो है वो दिखाई देता है, जो कि लिटरली अगर बोला जाए तो ये अप्रोप्रिएट फिगर जो है वो नहीं है। इसकी जगह जो है हम प्लेट्यू के अपोजिट वर्ड को जो है हम लेते हैं, जिसे हम ट्रेंचेस या फिर गॉर्जेस जो है वो बोलते हैं। गॉर्जेस जो है वो बड़ा टर्म कहलाता है, ट्रेंचेस जो है वो छोटा मीनिंग कहलाता है। जैसे हम आर्मी में एज अ मिलिट्री के जो है वो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के तौर पर जो है वो दुश्मन से निपटने के लिए जो है ये खोदते हैं, एक संकरा रास्ता जो है वो खोदते हैं। लेकिन अपने समझने के लिए मैं इसको जो है वो ट्रेंचेस जो है वो प्रोनाउंस करूँगा। तो इन 3 क्वांटिटीज़ को जो है वो लिया जाता है। नोटिस करना कि माउंटेन्स,
ट्रेंचेस और प्लेन्स को मैंने जो है वो उसके फॉन्ट कलर से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। प्लेन्स के लिए मैंने रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, माउंटेन्स को वाइट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ट्रेंचेस को ब्लू से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इन तीनों को स्पेस व्यू से आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। मैं ये ब्लैक स्पेस को थोड़ी देर के लिए जो है वो ग्रेडियंट बैकग्राउंड में रख रहा हूँ। ये जो आप रेड आउटलाइन में आप इसे देख रहे हैं, इसको मैं प्लेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस पर जो है वो प्लेन्स, ओशंस और ये सारे सरफेसेस, फ्लैट सरफेसेस जो है वो शामिल है। इसके ऊपर रेड लाइन से जो उठा हुआ पार्ट जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का, इसे हम जो है वो माउंटेन्स बोलेंगे, जिसको मैंने इस तरह से जो है मैंने रिप्रेजेंट किया है। और रेड लेवल से नीचे जो आप ब्लू कलर का आप जो देख रहे हैं, उसको मैं जो है वो ट्रेंचेस जो है वो इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन रियलिटी में सैटेलाइट के कैमरे से दिखने वाले अर्थ को अगर मैं 3x जूम करके अगर मैं बताऊँ, तो ये जो वाइट कलर की लैंड बॉडीज जो आपके सामने दिख रही है, इस चीज़ को मैं माउंटेन्स और कभी कभार जो है वो लैंड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसा ऊपर से दिखाई देता है। लेकिन इसको जनरली मैं जो है वो इसको उठा हुआ पार्ट से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये जो नीला वाला पार्ट आपके सामने जो दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर जो है वो वाटर बॉडीज दिख रही होगी, इसको मैं जो है वो ट्रेंचेस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। अब हम अगर जैसे मान लो जीके बुक्स में अगर मान लो ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये अर्थ जो है वो वाकई में स्फीयर दिख रहा है या एक संतरे जैसा दिख रहा है या फिर एक एप्पल जैसा दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साइंटिस्टों ने लोगों को समझाने के लिए ये किया कि एक एवरेज चीज़ जो है वो ले लिया, जिसमें से माउंटेन्स की चीज़ों को जो है वो दबाने की कोशिश कर दिया और जो ट्रेंचेस की चीज़ें उसको जो है वो ऊपर उठाने की कोशिश किया, ताकि एक एवरेज हाइट पर जो है वो ये इन सबको जो है वो रखा जा सके। तो जैसा कि मैंने कहा, ये वाइट वाले पोर्शंस को मैं क्या करूँगा कि उसको रेड वाले एरिया पर जो है वो उसके पास लाने की कोशिश करूँगा। और ये जो रेड लाइन के नीचे ब्लू वाले जो ट्रेंचेस आपको दिख रहे हैं, जिसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, मैं उसको रेड के पास उठाने की जो है वो कोशिश करूँगा। तो इस तरह से हम जो है वो प्रोसेस करते हैं। इस चीज़ को मैं अगर मान लो जूम इन करके दिखाऊं, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल व्यू से अगर मैं अर्थ के पर्सपेक्टिव में अगर इसे बताऊं, तो आप इसे क्लियरली देख सकते हैं कि मैं वाइट वाले पोर्शन जो माउंटेन्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है, जो आप अपने सामने जो है वो हिमालय के माउंटेन्स दिखते हैं आंखों के सामने, मैं उसको अगर जैसे मान लो एक लेवल पर उसको लाने के लिए उसको दबाने की कोशिश करूँ, ताकि वो रेड लाइन के पास जो है वो पहुँच सके। और वो जितनी भी ब्लू लाइन्स है, ब्लू का कर्व आपको जो दिख रहा है, जिसे हम ट्रेंचेस से मैंने रिप्रेजेंट किया, अगर मैं उसको ऊपर उठाने की कोशिश करूं, तो जो फाइनल रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो आपके सामने जो मिलेगा, वो फाइनल स्ट्रक्चर आपके सामने जियोइड कहलाएगा। जैसे 12th क्लास की फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसमें हम जो है वो एक गॉसियन सरफेस मानकर हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड उसमें से जो है वो निकाला जाता है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो हम जो है वो बायोट-सैवर्ट्स लॉ हम लेते हैं। वैसा ही कुछ ये जो अर्थ सरफेस जो रेड कलर का मैंने जो रिप्रेजेंट करवाया हूँ, एक एवरेज लाइन, इसको हम जो है वो गॉसियन स्फीयर जो है वो बोला जाता है। इसको हम जो है वो गॉसियन सरफेस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये गॉसियन सरफेस अगर आप सैटेलाइट व्यू से देखेंगे, तो ये आपको जो है वो जियोइड जैसा जो है वो नज़र आएगा, जिसे हम ऑब्लेट स्फीयरॉइड भी जो है वो कहा जाता है। लेकिन अगर सैटेलाइट की दृष्टि से अगर आप इस प्लेयर की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो ये वाकई में ये जो है वो स्फीयर जैसे दिख रहा है, नो डाउट। या फिर आप इसे फुटबॉल भी बोल सकते हो, या फिर इसे एक एज अ टेनिस बॉल भी बोल सकते हो, या फिर एक एज अ ऑरेंज भी जो है वो बोल सकते हो। लेकिन वाकई में जो अर्थ का जो शेप जो कहलाता है, इट विल बी, वो गेंद की तरह गोल नहीं है, इट इज़ अ जियोइड इन शेप। अब अगर इस सैटेलाइट से पूरे अर्थ के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, तो स्कूल्स या इंस्टीट्यूशन में समझाने के लिए एक लकड़ी से बना हुआ सॉलिड स्फीयर में पूरे वर्ल्ड का मैप को राउंड में एक कर्व स्केल के स्टैंड में रख दिया जाता है, जिसे हम ग्लोब बोलते हैं, जो आप अभी इस समय इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो ये तो रही बुक्स में लिखी बातों का मेरे द्वारा अर्थ का विश्लेषण। अब चलिए मैं और आप मिलकर आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से अर्थ को बनाते हैं। आपके सामने जो पृथ्वी का आधा कटा हुआ हिस्सा जो मैंने आरी से काटा था, आप उस चीज़ को जो है वो मान के चलिए कि आप उसको जो है वो स्पेस में रख दीजिए, और हमारा टारगेट जो है वो इस चीज़ को बनाने का है। तो आइए हम और आप मिलकर जो है वो इस पृथ्वी को जो है वो बनाते हैं। तो मैं एक वाइट स्लाइड ले लेता हूँ, और उसके सामने जो है वो मैं एक नीले कलर का अर्थ का जो है वो गोला ले लेता हूँ, जिसको हम जो है वो अर्थ स्फीयर बोलते हैं। इस अर्थ स्फीयर के कारण स्पेस से अर्थ का स्काई ब्लू कलर जो है वो दिखाई देता है। इस अर्थ स्फीयर में बहुत सारे सेडिमेंट्स, मेटल्स और कोर मटेरियल्स मौजूद है, जो अर्थ की मैग्नेटिक इफेक्ट और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बनाता है, और इससे ही हमारा इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन रखते हैं, जिसमें से आधा काम नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के ऊपर जो है वो निर्भर होता है।
आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर जो है हम ब्राउन कलर की डैश्ड आउटलाइन हम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको मैं बोलता हूँ लिथोस्फीयर। अब इस लिथोस्फीयर के अंदर ज्योग्राफी के जितने भी रंग बिरंगी एट्रीब्यूट्स मैंने इससे पहले जियोइड बनाने के लिए रिप्रेजेंट किए थे, वो सभी चीज़ें इस लिथोस्फीयर के अंदर जो है वो शामिल होगी। फिर इसी ब्राउन आउटलाइन पर ही एक हल्का सा ग्रीन डैश्ड आउटलाइन जो है मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसको मैं बोलूँगा नेचुरल इकोसिस्टम। अब इस ग्रीन लेयर के अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स इसके अंदर जो है वो शामिल होंगे, जैसे हम सब, पेड़ पौधे, ज़मीन और पानी में गुजर बसर करने वाले जीव जंतु, चिड़ियाघर वगैरह वगैरह, ये सब जो है वो इसके अंदर आते हैं। फिर इसी दो कलर्स पर ही एक रेड कलर का मैं जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आउटलाइन, जिसको मैं बोल रहा हूँ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसके अंदर मनुष्यों और बुद्ध जीवियों द्वारा बनाई गई उपलब्धियां आती हैं, जैसे घर, जमीन में चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम, रियल इस्टेट्स, फैक्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, समाज, धर्म, संविधान वगैरह वगैरह, ये सब जो है वो इसके अंदर शामिल है। अब ये दोनों ज़मीन में रहने वाले नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को कंबाइनली मैं जो है वो लैंड इकोसिस्टम के रूप में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये तीन कलर के ऊपर, अब इन तीन कलर के ऊपर थोड़ा सा बड़े तो वाइट कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसके अंदर ब्लैक की इंक्लूजिंग के अंदर जो है वो मौजूद है। इसको मैं जो है वो एयर इकोसिस्टम से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस एयर इकोसिस्टम के अंदर ज़मीन से नज़दीक या थोड़ा सा ऊपर आसमान में दोनों नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो आते हैं, जैसे ताज़ा हवाएं जिसमें हम और बाकी जीव जंतु सांस लेते हैं, पक्षी प्रजाति, कुछ हल्की हवाई विमान जैसे हेलीकॉप्टर, या फिर पिछले व्लॉग में जो रिप्रेजेंट किया था जो अमेरिका का P-40 विमान, जिसे आज के ज़माने में विंटेज में रखा जाता है, ये सब इसके अंदर जो है वो आते हैं एयर इकोसिस्टम के अंदर। फिर इसी ब्लैक इनक्लोजिंग के ऊपर स्टेल्थ ब्लू कलर का, जिसे मैं डार्क ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट। ये लेयर सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने में हमारा सबसे बड़ा भारी हवाओं का सुरक्षा कवच कहलाता है। कुछ सूरज से आने वाली रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब भी करता है और बहुत से थोड़े से रेडिएशन ज़मीन में वापस भेजता है, जो हमारे जीवन यापन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट के अंदर बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन लेयर जो है वो मौजूद है, और इसके अंदर सारे जेट एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशंस और इलेक्ट्रॉन सिग्नल्स भी मौजूद है। अब इस एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट और एयर इकोसिस्टम को कंबाइनली हम जो है वो इसे एटमॉस्फेयर के रूप में जो है वो दर्जा देते हैं। अब जो इसके बाद की जो ऊपर की जो दुनिया है, जो डार्क ब्लू से बाहर की जो दुनिया कहलाती है, मैं इस वाइट वाली दुनिया को जो है वो काला कर देता हूँ, जिसे हम स्पेस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस बहुत सारे लेयर वाले गोले से बाहर एक ऐसी काली दुनिया है जहाँ पर कोई जीवन नहीं होती, बस एक सूरज होता है और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले कई सारे अर्थ के अलावा दूसरे प्लैनेट्स, जले हुए धुएं, जिसको हम जो है वो तारे सितारे जो है वो उससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमेट्स, मीटियोर्स वगैरह वगैरह, ये सब जो है वो स्पेस का हिस्सा है। अब ये खाली ब्लैक तो आपको नज़र नहीं आता है, तो चलिए इसमें जो है वो छोटे छोटे तारे सितारे जो है वो मैं लगा देता हूँ। अब ये जो आप कंप्लीट फिगर आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट पूरी तरह से हो गया है। ये जो है वो हमारा अर्थ कहलाता है, यानी कि इसी को जो है वो द ब्लू प्लैनेट भी जो है वो बोला जाता है। जो आपका अब एक्चुअल जो मतलब अगर मैं वो सैटेलाइट से दिखने वाली तस्वीर अगर मैं मान लो इस तरफ लगाऊं, तो कुछ ऐसा जो है वो दिखता है। अब इस मेरे बनाए हुए अर्थ पर, माफ़ कीजिए, मैं ये जो है वो इराटोस्थीनिस ने असल में अर्थ की जो है वो अर्थ का वर्ड दिया था, मैं तो जस्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस अर्थ में अगर मैं इस सूरज को लेफ्ट हैंड साइड में अगर रखता हूँ, तो हमारे पास अर्थ के बीचों बीच से एक चमकने वाले ब्लू कलर की लाइन आपके सामने जो है वो जा रही होगी, आपके सामने जो है वो देख सकते हैं। अब ये जो ब्लू कलर की जो लाइन हमारे सामने से निकली है, इसको हम बोलते हैं अर्थ ऑर्बिट जो है वो बोलते हैं, जो सन के अराउंड जो है वो एलिप्टिकल पाथ जो है वो बनाता है। अगर इस अर्थ के एक हिस्से को अगर मैं जूम इन करके देखूं, तो हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर अगर मैं देखा जाए, तो हमारा जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो लेयर स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो दिखाई देता है, जिसे मैं अगले व्लॉग में जो है वो मैं इस चीज़ को फिर से डिस्कस करूँगा। इसके अंदर वही सारे टर्म्स हैं जो मैं अब तक की जितना भी अर्थ का हमने जो है वो राउंड में निर्माण किए हैं, उसी चीज़ को मैंने जो है इस चीज़ को हॉरिजॉन्टल से रिप्रेजेंट किया है। अब इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को अगर मैं मान लीजिए छोटा कर देता हूँ, ईस्ट और वेस्ट अगर जैसे मान लो ये सामने लिख देता हूँ, ये जो आप येलो कलर की लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारा जो है वो सूरज का मूवमेंट होता है, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि एक समय का हमारे पास जो है वो मूवमेंट होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो अगर जैसे मान लो मूवमेंट ऑफ द सन अगर मान लो इस डायरेक्शन पर है,
तो हमारा जो रोटेशन ऑफ द अर्थ जो रहेगा वो हमारा जो है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन पर हमारा जो है वो रहेगा। लेकिन हम अर्थ पे खड़े खड़े हम जो है वो ये बोलते हैं कि ईस्ट से वेस्ट पर हमारा अर्थ का जो है वो रोटेशन होता है, बट एक्चुअली असल में जो है वो वेस्ट से ईस्ट पर हमारा जो है वो अर्थ का मूवमेंट होता है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि 24 घंटे का पता हम जो है वो करते हैं, जिसे हमारे साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने जो है वो रखा है, जिसे हम जनरल अवेयरनेस में हम जो है वो पढ़ते हैं। तो देखा आपने कि हमारे साइंटिस्ट के प्रॉपर R&D और उनके बनाए हुए सैटेलाइट्स हमारी कितनी मदद करते हैं, और हमें अर्थ की रोज़मर्रा से जुड़ी जानकारी हमको मिली, और इसलिए हमें ये जो है वो जनरल नॉलेज की जानकारी हम जानना ज़रूरी है, ताकि हम जो है वो एक बेहतर कल हम बना सकें और हम जनता की सेवा हम कर सकें। तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। ये मेरे PV लॉग का तीसरा हिस्सा था। अगले हिस्से में स्पेस मिशन की हिस्ट्री का अगला अध्याय का पूरा विवरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा PV लॉग पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके लिए हैं। खुशियाँ फैलाइए, अफवाहें नहीं। दिस वॉज राहुल रंगारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।